हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। टुडे आई स्टार्ट ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसा चीज़ जो आपको अपने पास खींचती है, मतलब इंग्लिश में बोले अट्रैक्शंस। ठीक है, देखो, अ मोमेंट टूवर्ड्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इन द फॉलिंग ऑफ बॉडी टू द अर्थ। मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फॉलिंग हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? उसका जो उसका अट्रैक्शन है वो कहाँ है? अर्थ के सेंटर के पास में है। मतलब ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कोई खींचता है अपनी तरफ। यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ के अंदर एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, उसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं। अपने सेंटर की तरफ वो खींचता है उसे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी पाई जाती है, ठीक है, अभी किसी भी चीज़ को अगर आपको अपने पास ऐसे लेकर आना है, वो अपने आप तो नहीं आएगा, मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगेगा जो उस ऑब्जेक्ट को आपकी तरफ खींचेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसे किसी भी चीज़ को आपको मूव कराना है, तो मूव अपने आप तो नहीं होगा, उसको मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स आपको लगाना होगा। तो अर्थ क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन वो जो खींचता है तो उसके लिए वो एक कुछ फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स है दैट अट्रैक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने के लिए जो अर्थ फोर्स लगाती है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे एक आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी, 9th में पढ़ा भी होगा, न्यूटन के बारे में। क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो इसाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। एक्चुअली वो किस्सा कैसा है कि अर्थ के सरफेस पे इसाक न्यूटन बैठे थे, एक एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे। उन्होंने क्या देखा कि एप्पल जैसे ब्रेक हुआ वो अर्थ पे आ गया। तो उन्होंने ये देखा कि वो मतलब हियर एंड देयर ना जाके वो सीधा सेंटर पे क्यों आ रहा है, अपवर्ड क्यों नहीं गया है, डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। तो वहाँ से उन्होंने ग्रेविटेशनल का आविष्कार किया, उन्होंने ग्रेविटेशनल डिस्कवर किया। तो उन्होंने देखा कि अर्थ के सेंटर में कुछ तो ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है। बाद में उनके मन में बहुत सारे डाउट आए कि क्या छोटे ऑब्जेक्ट को ही खींच सकता है बड़े ऑब्जेक्ट को? जैसे मून हो गया, अब मून है, क्या मून को भी खींचता है वो? यस, उन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचता है, राइट। ये अपनी तरफ खींचता है, इसके खींचने की वजह से ही जो मून है वो एक सेंटर पाथ में इसके चारों तरफ मूव करता है। फिर इन्होंने सोचा कि अब ये पास का डिस्टेंस है, एप्पल गिरेगा तो बहुत ज़्यादा होगा, 10 फीट की दूरी होगी, ये बहुत दूरी है, मून तो बहुत दूर है, क्या इससे भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को ये घिस सकता है? यस। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट लाइक द प्लैनेट? जैसे प्लैनेट है, क्या उनको भी ये घिस सकता है? यस। देखो हमारे जो सोलार सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे मूव करते हैं। वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से सब ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस में जितने भी प्लैनेट, जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, सब पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उन ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे
फोर्स एंड मोशंस के बारे में। किसके बारे में? फोर्स एंड मोशन के बारे में। ठीक है, अभी आप पहले मैं बताता हूँ फोर्स क्या है। आपको पता चला मतलब कोई भी से एक बॉटल है, ठीक है, ये अपने प्लेस पे खड़ी है। अभी ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पर हम लोग कोई पावर नहीं लगाएंगे। तो मैंने एक लकड़ी की सहायता से उसको पुश करना चाहा, तो मैंने क्या देखा, ये यहाँ इस प्लेस से हटकर इस प्लेस पे आ गई। ठीक है, तो ये अपने आप तो नहीं आई ना, इसको मूव करने के लिए मैंने तो कुछ तो किया। तो जो मैंने यहाँ पे जो भी पावर लगाया है, ठीक है, वॉटेवर जो भी लगाया है, उसको ही फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब है सिंपल सी भाषा में, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस या किसी भी ऑब्जेक्ट को हियर एंड देयर करने के लिए, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करने के लिए जो हम लोग पावर, जो एक्सटर्नल पावर लगाते हैं, उसको ही फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बैठो, आपको मुझे उठाना है, तो मैं ऐसे आपको खींच के उठाऊंगा, तो मैंने आपको उठाने के लिए कुछ तो पावर लगाना अपने अंदर से, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स। मोशन क्या है? जैसे ये अपने प्लेस पे थी, राइट, अभी ये इसका ये इनिशियल मोशन है, अपने प्लेस पे है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पुश किया तो इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अभी ये मैंने यहाँ से अगर ऐसे पुश कर रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन यहीं पे जाएगा ना, आगे की तरफ। अगर आप धक्का दे रहे हो, पुश कर, तो आगे जाएगा। तो ये अपना प्लेस चेंज करके इधर आएगा। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, वही मोशन है उसका। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जिधर भी मूव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन। जैसे एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन आपने देखा है, राइट, जैसे सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, वो सीलिंग फ़ैन है ऐसे। अभी मैंने बटन ऑन किया तो क्या होगा, उसमें फोर्स लगता है। जैसे फोर्स लगेगा तो ये एक ही प्लेस पे फिक्स है, लेकिन ये फोर्स लगने की वजह से ऐसे राउंड राउंड शेप में घूमेगा। तो ये राउंड राउंड शेप में घूम रहा है तो क्या हुआ, इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, मूविंग कर रहा है। फोर्स की वजह से इसमें मूविंग आ रही है, लेकिन ये जो मूविंग आ रही, कैसी मूविंग है, सर्कुलर है। तो मोशन है, तो ये मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन है। वैसे यहाँ पे जब मैं लकड़ी ऐसे पुश किया इसको, ये अपना प्लेस चेंज किया, तो प्लेस जिस डायरेक्शन में चेंज करता है तो डैट इज़ कॉल्ड द मोशन। फोर्स क्या है, जब हम उस पर कुछ पावर लगाते हैं वो मूव करता है। तो इसको मूव कराने के लिए जो हम पावर लगाते हैं वो फोर्स है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जो कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन। अभी देखो, आपने 9th में पढ़ा है कि न्यूटन लॉ के बारे में। तो न्यूटन ने हमें थ्री लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था उसमें, जैसे न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ये बताया था, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तब तक मूविंग नहीं करता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। सपोज करो एक बॉल है, ठीक है, ऐसे बॉल है, ये एक प्लेस पे फिक्स है, ओके। ये तब तक उस प्लेस पे फिक्स रहेगा जब तक इस पर आप कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करोगे। जैसे आपने इसको आपने पुश कर दिया, सपोज करो, तो पुश करोगे तो क्या होगा, ये लुढ़कते हुए कुछ यहाँ आ जाएगा ऐसे, राइट। तो इसने क्या किया, ये पहले अपने ही प्लेस पे था, लेकिन जब आपने इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, इस पर कुछ तो फोर्स रहा पहले से ही, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो अपना प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है, तो अपना प्लेस चेंज कर दिया। तो वही न्यूटन बोल रहे हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से मूविंग करता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मतलब एनी ऑब्जेक्ट दे कैन चेंज अवर प्लेस, ठीक है, वो चेंज करता है अपना प्लेस, बट विद द फोर्स की मदद से। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस या अपना जो भी कंडीशन वो चेंज नहीं करता है। सपोज करो आपने बॉल थ्रो किया, वो जाता ही रहेगा। वो कब तक जाता रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो। जैसे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो गया, वो जाना बंद कर देगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंका और वो जाता रहेगा, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्ट हो रहा है तो कुछ समय, कुछ दूर जाने के बाद वो वापस आने लगेगा। तो उसमें चेंजेस कब हुआ, जब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स में एक्ट हो गया। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ का मतलब ये है, जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें आप फोर्स लगाओगे वो चेंजेस होगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ये क्या बोल रहा है कि ये बोलता है कि जो मोमेंटम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, सॉरी, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उसमें, उतना ही उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है।
और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू आपका वेलोसिटी होता है। सपोज करो कोई बॉटल है, ठीक है, आप उसमें क्या किए, उसमें आपने फोर्स लगाया, राइट। तो फोर्स लगाने की वजह से वो कितना कितना मतलब कितना उसने प्लेस चेंज किया या क्या चेंज किया, उसका जो मोमेंटम है वो इज विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स होगा। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा मोमेंटम होगा, राइट। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाते हो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी लगाता है। सपोज करो आपने एक बॉल को ज़मीन पे जोर से फेंका, राइट। तो जितनी स्पीड से फेंका है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ज़मीन पे टच होगा उतनी ही स्पीड से वो ऊपर की तरफ भी जाएगा। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाता है, राइट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, देखो बहुत छोटा है बेटा। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, जैसे एक लकड़ी लिया आपने, राइट, इसमें आपने एक थ्रेड को बांध दिया ऐसे 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 करके, और थ्रेड के दूसरी तरफ आपने एक बॉल को ऐसे बांध दिया। आप इस लकड़ी को मूविंग करा रहे हो, ठीक है। जब लकड़ी को मूव कराओगे देखोगे ये भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, राइट, ऐसे मूव करेगा। लेकिन जैसे ही आप लकड़ी को ऐसे रोक दोगे, होल्ड कर दोगे, ये मूव करते हुए इसको जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एक्ट होता है जब, ठीक है, तो वो क्या करता है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के रखता है, ठीक है। अब ये जो अब आप लकड़ी घुमा रहे हो तो इस पे फोर्स एक्ट हो गया, ये फोर्स की वजह से घूम रहा है। लेकिन क्या है कि जो लकड़ी है, जब ये इसको आप रोक दो कि चिपक क्यों जाता है, क्योंकि ये लकड़ी क्या कर रही है, इसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स लगाई जो हमेशा इसको अपनी तरफ ही खींच रहा है, चाहे ये यहाँ हो कहीं भी हो। ये लेकिन सेंटीमीटर फोर्स क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ ही खींचता है। जैसे इसको आप रोकोगे आप देखोगे कि ये जाके इसको चिपक जाएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ हमेशा खींच के रखता है, राइट। ये सेंटीमीटर फोर्स है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।